हेलो गाइस, वेलकम अगेन। आइए आज हम चैप्टर नंबर 4 का अगला टॉपिक पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अभिक्रिया की कोटि। चूँकि हमने अणुसंख्यिता मॉलिक्यूलरिटी को अगले लेक्चर में देख लिया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी लोग वो लेक्चर ज़रूर देखें। और आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि जानेंगे। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, डेफिनेशन तथा कितने प्रकार की होती है, ये सभी हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन। तो अभिक्रिया की कोटि जो होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों के योग के बराबर होती है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए दर नियम या दर समीकरण में साधारण पदों के ऊपर लगाया जाता है। तो हम यहाँ पर इसके डेफिनेशन लिख देंगे और समझेंगे कैसे होता है। तो किसी अभिक्रिया की कोटि किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग होती है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए दर नियम समीकरण में साधारण पदों पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग होती है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए दर नियम या समीकरण में साधारण पदों के ऊपर लगाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इसके हम दूसरे प्रकार से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे देखें और करके, या तो ये याद रख लें या दूसरी वाली अभी जो हमारी डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी कि अभिक्रिया की कोटि, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग होती है, घातों का योग होती है जिन्हें दर नियम या दर समीकरण में साधारण के ऊपर लगाया जाता है। अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों के योग के बराबर होती है जिन्हें दर नियम या दर समीकरण में साधारण के ऊपर लगाया जाता है। तो साधारण पद के ऊपर जो घात रहती है वही क्या होती है, हमारी अभिक्रिया की कोटि होती है। दोस्तों देखते हैं किस हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि मान लिया जाए हमारे पास में अभिकारक है
जो है स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B प्लस स्मॉल c कैपिटल C, यह भी कारक है, इनसे हमारा बन रहा है उत्पाद। एक हमारा समीकरण हो गया जिससे हमें क्या मिल रहा है, उत्पाद मिल रहा है। तब हम इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया की दर लिखेंगे। तब रासायनिक अभिक्रिया की दर, चूँकि रासायनिक अभिक्रिया की दर किसके बराबर होती है, उसके अभिकारक के सांद्रण के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे A, यहाँ पर हमारा अभिकारक है B और यहाँ पर हमारा अभिकारक है C। मान लीजिए यदि इनका जो सांद्रण के ऊपर घात हो P, Q और R, ये हमारा दर नियम के ऊपर जो है दर अभिकारक है, इनके ऊपर घात है। तो सांद्रण के ऊपर जो घात लगी है वो क्या है, हमारे P, Q और R। तब रासायनिक अभिक्रिया की दर, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे हम। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है, हम रासायनिक अभिक्रिया की दर को भी dx/dt से शो करते हैं। तो यहाँ पर हम चाहे तो रासायनिक अभिक्रिया की दर के लिए dx/dt लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पर ये समानुपाती का साइन हटाएंगे तो आ जाएगा k, a की पावर आ जाएगा p और b की पावर आ जाएगा q और c की पावर आ जाएगा r। तो यहाँ पर हमारा जो है पावर है p, q और r। अब चूंकि हमें निकालना है अभिक्रिया की कोटि, तो संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे लिखेंगे। तो तब संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि क्या रहेगी, चूँकि हमने लिखा है कि अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों के योग के बराबर होती है जिन्हें दर नियम या दर समीकरण के ऊपर लगाया जाता है। तो ये दर नियम या दर समीकरण है, इसके ऊपर हमने घात लगाई P, Q और R। तो इनका योग कर देंगे हम, तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी P प्लस Q प्लस R। तो ये हमारी हो गई अभिक्रिया की कोटि। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी कि अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों, यानी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों के योग के बराबर होती है, इन सभी का योग कर देंगे जिन्हें दर नियम, ये दर नियम हो गया, या दर समीकरण में सांद्रण के ऊपर लगाया जाता है। किसके ऊपर लगाया जाता है, सांद्रण के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई है, अभिक्रिया की कोटि। इसके बाद हम देखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर टाइप्स अभिक्रिया की कोटि के प्रकार देखेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि लगभग 6 प्रकार की होती है। इसमें अभिक्रिया की कोटि के प्रकार ऐसे हटा देते हैं। अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, अभिक्रिया की कोटि लगभग 6 प्रकार की होती है। तो हम देखेंगे 6 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार रहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। दूसरा रहता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसके अलावा तीसरा रहता है तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। दोस्तों चौथा रहेगा हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसके साथ में पांचवा रहेगा दोस्तों शून्य कोटि के बाद में प्रभाज कोटि की अभिक्रिया, प्रभाज कोटि की अभिक्रिया। छठा रहेगा हमारा छद्म कोटि की अभिक्रिया, छद्म कोटि की अभिक्रिया, या इसी को हम जो है आभासी एक आणविक अभिक्रिया भी बोलते हैं। अभी जो है आभासी एक आणविक आभासी आणविक अभिक्रिया या छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आभासी
आणविक अभिक्रिया से भी पूछे तो वो भी छद्म कोटि की अभिक्रियाएं होती। तो अभिक्रिया की जो प्रकार रहेगा 6 प्रकार का रहेगा, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, शून्य कोटि, प्रभाज और छद्म कोटि की अभिक्रिया। अब दोस्तों हम एक एक अभिक्रिया के प्रकार को यहाँ पर समझेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ और सबसे पहले जानेंगे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसकी डेफिनेशन तथा किस प्रकार से उसका एग्जाम्पल है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। पहला टाइप है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करती है। कितने अणु के सांद्रण पर निर्भर करेगी? एक अणु के। प्रथम कोटि की एक अणु के ऊपर, ये 2 अणु के ऊपर, तृतीय कोटि की 3 अणु के ऊपर और शून्य कोटि की किसी भी अणु के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और प्रभाज कोटि की जो होती है वह प्रभाज मान पर निर्भर करती है। और छद्म कोटि की अभिक्रिया वे होती है जो द्वितीय कोटि की प्रतिहत होती है किंतु प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का लिखेंगे डेफिनेशन। वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रिया जिनमें रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करती है। कितने अणु के? एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों किसे कहेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह होती है जो एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करती है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम दोस्तों, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका अपघटन करेंगे तो यहाँ पर H2O और 1/2 O2 में ये टूट जाएगा। तब रासायनिक अभिक्रिया की जो दर रहेगी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो H2O2 के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे H2O2। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है N2O5, इसको जब तोड़ेंगे तो ये NO4 प्लस 1/2 O2 में टूट जाएगा। तो इसका R का जो वैल्यू रहेगा रासायनिक अभिक्रिया की दर कोटि रहेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? N2O5 के ऊपर। तो R बराबर के N2O5। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के। ठीक है दोस्तों, तो एक अणु के ऊपर निर्भर करता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर 2 अणु के सांद्रण पर निर्भर करती है, उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन में सिर्फ डेफिनेशन वही रहेगी, सिर्फ यहाँ पर एक के स्थान पर किया जाएगा 2। तो ऐसे कैसे लिख देंगे हम? वे अभिक्रिया जिनमें रासायनिक अभिक्रिया की दर 2 अणु के सांद्रण पर निर्भर करती है, उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसमें
जो अभिक्रिया की दर है वो दो अणु के सांद्रण पर निर्भर करेगी, उसे हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल रहेगा हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना। तो H2 प्लस I2 मिल करके 2HI यानी 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। ये भी जो है द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का एग्जांपल है। इसके में R का जो वैल्यू रहेगा वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो R बराबर के H2 और I2 के ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो H2 और I2 यहाँ पर ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। जैसे एक और एग्जांपल है NO प्लस O2 इजिकल टू NO2 प्लस 1/2 O2। ये एग्जांपल भी द्वितीय कोटि का है। यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी वो किस किस के ऊपर करेगी, H2 और NO और O2 के ऊपर। तो R बराबर के किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, NO और O2। तो ये हो गया दोस्तों हमारा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया। दो प्रकार हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम तीसरे प्रकार देखते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमारा तीसरा प्रकार है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तृतीय कोटि की अभिक्रिया। दोस्तों तृतीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन, वे अभिक्रिया जिनमें रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के 3 अणु, तृतीय कोटि है तो कितने अणु के ऊपर डिपेंड करेगी, 3 अणु के ऊपर। तो 3 अणु के सांद्रण पर निर्भर करती है, उसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्तों तृतीय कोटि की अभिक्रिया। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है हमारे पास में NO प्लस O2 इजिकल टू 2NO2, 2NO प्लस O2 इजिकल टू 2NO2। तो R किसके ऊपर डिपेंड करेगा, NO और O2 के ऊपर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे R बराबर के NO की पावर 2 प्लस O2। ये R बराबर के NO और O2 के ऊपर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। 2NO प्लस O2 बराबर 2NO2। ये हो गया हमारे तृतीय कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल। दोस्तों ये था तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अब बढ़ते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के ऊपर। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? तो यहाँ पर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का डेफिनेशन लिखेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया, चूंकि ये 3 अणु के सांद्रण पर डिपेंड करे तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अगर किसी भी अणु के सांद्रण पर डिपेंड नहीं करती है तो होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो हम इसका एग्जांपल डेफिनेशन लिखेंगे। वे अभिक्रिया जिनमें रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं।
तो दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो किसी भी अणु के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखें दोस्तों, इसका एग्जाम्पल रहेगा अमोनिया 2NH3 का बनना N2+ 3H2 के द्वारा, यहाँ पर उत्प्रेरक रहेगा प्लेटिनम की जाली। तो इससे अमोनिया का बनना तथा अमोनिया का विघटन, फिर ये जो है रिवर्सिबल अभिक्रिया हो जाती है। तो किसी भी अणु के सांद्रण के ऊपर डिपेंड ये नहीं करती हैं। तो इसका R का वैल्यू जो रहेगा R = K NH3। तो चूँकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा शून्य। जैसे एक और एग्जांपल है H2+ Cl2 से 2HCl का बनना। इसमें सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और इसमें R का जो वैल्यू होता है वो किसी भी सांद्रण के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए यहाँ पर H2 का वैल्यू भी 0 आ जाएगा और Cl2 का वैल्यू भी क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। तो ये हो जाएगी शून्य कोटि की अभिक्रिया। दोस्तों हमने अभिक्रिया की कोटि में 4 प्रकार को जान लिया है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, प्रभाज कोटि की अभिक्रिया। तो हम देखेंगे पांचों प्रकार हमारा प्रभाज कोटि की अभिक्रिया। प्रभाज कोटि की अभिक्रिया, प्रभाज कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। तो वह अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनमें रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के प्रभाजमान पर निर्भर करती है प्रभाज कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रभाज कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों किसे कहते हैं प्रभाज कोटि की अभिक्रिया? जो प्रभाजमान के ऊपर, यानी जब किसी अभिकारक का सांद्रण का वैल्यू जो बटे में आ जाए, यानी प्रभाज में आ जाए, तो प्रभाज कोटि की अभिक्रिया होता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम, इसका उदाहरण एग्जांपल हमारे पास में रहेगा एसिटिक अम्ल का विघटन। तो CH3COOH, इसका विघटन करते हैं CH4 तथा CO में, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? एसिटिक अम्ल के ऊपर। तो इसका मान रहेगा R बराबर जो है इसका वैल्यू रहेगा K, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? CH3COOH, और इसका वैल्यू रहेगा 3/2। दोस्तों एसिटाल्डिहाइड का भी इसी तरीके से ले सकते हैं हम। एक और एग्जांपल CH3CHO, जिसमें इसका वैल्यू रहेगा CH4 यहाँ पर बनेगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से बाहर हो जाएगी, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? R बराबर K CH3COOH, और इसका वैल्यू का मान रहेगा 3/2। तो इसका वैल्यू कितना आ गया है सांद्रण का? 3/2, इसका भी 3/2। तो एक प्रभाज मान है। तो जिस भी अभिक्रिया का जो दर का मान है वो प्रभाज होता है, वो प्रभाज कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों ये हमारा प्रभाज कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। बढ़ते हैं अगली अभिक्रिया की ओर। अगली अभिक्रिया हमारी छद्म कोटि की अभिक्रिया, यह एक आणविक अभिक्रिया। तो हम इसको रब कर लेते हैं, इसको यहाँ पर समझेंगे छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। छद्म कोटि की अभिक्रिया, छद्म कोटि की
अभिक्रिया, इसी को लिखेंगे हम आभासी एक आणविक अभिक्रिया। आभासी एक आणविक अभिक्रिया। आभासी एक आणविक अभिक्रिया। तो हम इसका डिफाइन करेंगे कि वे अभिक्रिया जो प्रथम कोटि की होती है, किंतु वो प्रतीत कौन सी कोटि की होगी? द्वितीय कोटि की, उसे हम छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वे अभिक्रिया है जो प्रथम कोटि की होती है, प्रथम कोटि की होती है, किंतु द्वितीय कोटि की प्रतीत होती है, छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या फिर दोस्तों इसका दूसरा डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, दूसरी प्रकार से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि कुछ अभिक्रिया में, यहाँ पर मैं इस हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं, कुछ अभिक्रिया में विलायक के अणु जो कि अभिकारक के रूप में रहते हैं, जो कि किस रूप में रहते हैं? अभिकारक के रूप में, जो कि अभिकारक के रूप में रहते हैं। इनका सक्रिय द्रव्यमान, प्रायोगिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अतः इनके सांद्रण में सूक्ष्म परिवर्तन अभिक्रिया को दर को प्रभावित नहीं करता। इनके सांद्रण में सूक्ष्म परिवर्तन अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है, उसे हम जो है छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो सूक्ष्म परिवर्तन यदि हम करते हैं तो अभिक्रिया की दर उससे कोई प्रभावित नहीं होती है। ये हमारी छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। जैसे एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, ये इसका एग्जाम्पल है। तो हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। एथिल एसीटेट है हमारे पास में CH3COO-C2H5, इसका अम्लीय माध्यम हम क्या कर दें? जल अपघटन। तो इसका एक अणु जो है अम्ल बना देगा CH3COOH प्लस यहाँ से जो है OH बच जाएगा, तो ये C2H5 के साथ में चले जाएगा, तो C2H5OH एथिल अल्कोहल भी यहाँ पर बन जाएगा। दोस्तों जब एस्टर का हम जल अपघटन करेंगे यहाँ पर एथिल एसीटेट का, तो ये हमें लगेगा कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो रही है, लेकिन वास्तविकता में अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये प्रथम कोटि की रहेगी।
तो आर का जो वैल्यू रहेगा आर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, आर बराबर के केवल एथिल एसीटेट यानी CH3COO के ऊपर ही ये डिपेंड कर रहा है। तो ये भी जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अभिक्रिया की कोटि की विशेषताओं की ओर। हमने अभिक्रिया की कोटि जानी, उसके प्रकार जान लिए हैं दोस्तों, अब इसकी विशेषताएं और देख लेते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि की विशेषताएं हमारा ये टॉपिक अगला, अभिक्रिया की कोटि की विशेषताएं, अभिक्रिया की कोटि की विशेषताएं। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों। नंबर पहली विशेषता क्या कहती है कि इसका मान प्रभाज्य कोटि है। प्रभाज्य कोटि भी हमने पढ़ा, तो इसका मान प्रभाज्य भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहला ही पॉइंट हमारा बनेगा कि इसका मान प्रभाज्य भी हो सकता है, भी हो सकता है। दूसरा हमने यहाँ पर देखा शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो यही इसका विशेषता में छाप दीजिए कि इसका मान शून्य भी हो सकता है, हो सकता है। दोस्तों इससे पहले हमने अणुसंख्यता पढ़ी थी, अणुसंख्यता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, सिर्फ अभिक्रिया की कोटि कौन सी हो सकती है, शून्य हो सकती है। नंबर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये सभी किसके द्वारा निकालते हैं, प्रयोग द्वारा। तो अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान होती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यह एक प्रायोगिक मान होता है, प्रायोगिक मान है, ऐसे लिख देते हैं। अगला चौथा पॉइंट देखिए भाई, ये अभिक्रिया की जो है क्रियाविधि के बारे में भी जानकारी देते, कौन सी क्रियाविधि हो रही है, प्रथम कोटि द्वितीय कोटि। तो यहाँ पर हम चौथा पॉइंट ये भी बना सकते हैं दोस्तों कि इनके द्वारा अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में, विधि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इनके द्वारा जो है अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह है दोस्तों हमारी अभिक्रिया की कोटि की विशेषताएं। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।